So in the last video, we discussed three types of activities: the primary activity, secondary activity, and the tertiary activity. And we came to know that farming is a primary activity. And we also discussed that how farming is a system. And because there are many activities which are undertaken to do farming. And now in this video, we are going to discuss about the types of farming. तो पूरे दुनिया में अलग अलग तरीके से फार्मिंग जो है वो की जाती है और अलग अलग जियोग्राफी के बेसिस पर, अलग अलग जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, लेबर, इन सब के बेसिस पर हमने फार्मिंग को मेन दो टाइप्स में डिवाइड किया है। कौन कौन सी हैं वो? सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग। तो आप मेनली कह सकते हो फार्मिंग दो तरीके की होती है, सबसिस्टेंस एंड कमर्शियल फार्मिंग। तो स्टार्ट करते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग के से। तो सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है? ये ऐसी फार्मिंग है जिसमें कि कोई प्रोड्यूस कर रहा है सिर्फ और सिर्फ अपना पेट भरने के लिए। तो कोई भी जो फार्मर है वो अपना और अपनी फैमिली का पेट भरने के लिए जिस फार्मिंग को करता है, खेती को करता है, तब हम उसको कहते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस टू मीट द नीड्स ऑफ द फार्मर्स फैमिली। जो फार्मर की फैमिली होती है, सिर्फ उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए ये फार्मिंग की जाती है। और इसमें कोई ज्यादा बड़ी बड़ी मशीनें, इक्विपमेंट्स यूज नहीं किए जाते। इसमें बहुत ही लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो यूज की जाती है। थोड़ी बहुत जो मशीनें हैं, थोड़ी बहुत जो टेक्नोलॉजी है वो यूज की जाती है। और लेबर भी उनके खुद का घर का रहता है, मतलब फैमिली मेंबर्स ही खेत में काम करते हैं। और जो पीस ऑफ लैंड होता है जिसपे वो खेती करते हैं वो भी ज्यादा बड़ी नहीं होती, वो भी छोटा सा ही पीस ऑफ लैंड होता है। और जो प्रोड्यूस निकलता है, जो आउटपुट निकलता है, वो भी कम मात्रा में ही होता है क्योंकि लैंड ज्यादा बड़ी नहीं है और टेक्नोलॉजी भी ज्यादा यूज नहीं हो रही। तो इस कारण से जो आउटपुट है वो भी कम ही रहती है। सबसिस्टेंस फार्मिंग कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज इंटेंसिव सबसिस्टेंस एंड प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। तो सबसिस्टेंस फार्मिंग भी आगे दो तरह की होती है, इंटेंसिव एंड प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या है? सो इस टाइप ऑफ फार्मिंग में क्या होता है, जो फार्मर होता है वो एक छोटे पीस ऑफ लैंड में कल्टीवेशन करता है, खेती करता है और बहुत ही सिंपल टूल्स यूज करता है खेती के लिए। और लेबर जो है वो थोड़ा ज्यादा इस्तेमाल होता है, मतलब कि इसमें ज्यादा टेक्निक्स, ज्यादा टेक्नोलॉजी वगैरह यूज नहीं हो रही, बट फिर भी इसमें थोड़ी बहुत जो मॉडर्न एग्रीकल्चरल टूल्स हैं, जैसे केमिकल फर्टिलाइजर हो गया, ये सब जो है वो यूज किया जाता है। बट बहुत ही ज्यादा बड़े लेवल पे नहीं होता, ये सब छोटे लेवल पे होता है। जहां पे जरूरत लगती है वहां पे इसमें किया जाता है, जो मॉडर्न इनपुट्स हैं वो यूज किए जाते हैं। बट फिर भी ज्यादातर जो खेती है वो लेबर पे ही डिपेंड करती है ज्यादा। जो टूल्स होते हैं पुराने वाले, उन्हीं पे बेस्ड रहती है ये वाली फार्मिंग। Climate with large number of days with sunshine and fertile soil permit growing of more than one crop annually on the same plot। तो ऐसी जगहें जहाँ पे ज्यादा दिन तक सनशाइन रहती है, ज्यादा दिन तक धूप आती है साल में, और जहाँ की सॉइल भी अपने आप ही फर्टाइल है, उपजाऊ है, तो ऐसी जगहों पे क्या होता है कि जो फार्मर्स हैं वो साल में एक से ज्यादा क्रॉप को उगा पाते हैं। और नॉर्मली क्या होता है कि जो इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर है उसमें लोग राइस उगाते हैं, चावल ज्यादातर इस खेती में उगाया जाता है। इसके अलावा भी कुछ जो क्रॉप्स हैं उगाई जाती हैं, वो है वीट, मतलब कि गेहूं हो गया, मेज मतलब मक्का, पल्सेस, अलग अलग दाल जो होती हैं वो, और ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स मतलब ऐसी फसलें जिनके बीजों से आप तेल बनाते हो, ठीक है, जैसे सनफ्लावर ऑयल हो गया और सरसों हो गया, जिससे सरसों से भी तेल निकाला जाता है, तिल और सनफ्लावर। तो ये सब जो है ऑयल सीड्स हैं। Intensive subsistence agriculture is prevalent in the thickly populated areas of the monsoon regions of the South, Southeast and East Asia। तो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर जो है वो ज्यादातर उन इलाकों में किया जाता है जहां मानसून जो है अच्छा आता है, जो मानसून रीजन्स हैं जहाँ पे बारिश अच्छी मात्रा में होती है, और जो थिकली पॉपुलेटेड है, मतलब जहाँ पे बहुत ज्यादा लोग जो है रह रहे हैं, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। और ऐसी जगहें कौन कौन सी हैं? साउथ, साउथ ईस्ट एशिया एंड ईस्ट एशिया। ठीक है, तो एशिया के इन जगहों पे इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर ज्यादातर देखने मिलता है। जो दूसरा सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर का टाइप है वो है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। तो इसमें क्या है, इसमें मेनली बहुत ही पुराने तरीके से खेती की जाती है। मतलब जैसे हमने पढ़ा था कि इंटेंसिव एग्रीकल्चर में, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में फिर भी थोड़ी बहुत जो केमिकल फर्टिलाइजर्स या फिर थोड़ा बहुत जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल होता है। बट प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में ऐसा कुछ नहीं होता। कोई फर्टिलाइजर, कोई जो केमिकल्स हैं वो सब यूज नहीं किए जाते, कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल टूल्स हैं वो भी यूज नहीं किए जाते। इसमें प्रॉपर पुराने तरीके से ही खेती होती है। तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग भी दो तरह की है। इसमें दो फार्मिंग्स इंक्लूड हैं। पहला है शिफ्टिंग कल्टीवेशन और दूसरा है नोमैडिक हर्डिंग।
ठीक है। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में आपने पुरानी क्लासेस में भी पढ़ा होगा। इसमें क्या होता है कि इसमें एक जगह के एरिया को, जो फॉरेस्ट है उसको काट के वहां के जो रिमेन बचा होता है, जैसे यहाँ पे एक पीस ऑफ लैंड में ये एक जगह है, यहाँ पूरी जगह जंगल जंगल है, तो इतने से एरिया को लोगों ने क्या किया, यहाँ के पेड़ों को काटा और काट के जो भी रिमेन बचा उसे जला दिया। जलाने के बाद क्या होगा, रिमेन्स बचेंगे, राख बचेगी। तो वो जो राख है उसको कुछ दिन के लिए वैसे ही उस जमीन को छोड़ दिया जाएगा, ताकि जो राख है वो जमीन में मिल जाए और जो सॉइल है वो और ज्यादा फर्टाइल हो जाए। फिर उसके बाद उसमें खेती स्टार्ट की जाती है, और इस तरीके से जब कुछ सालों में, 4-5 साल में, जब सॉइल की फर्टिलिटी अपने आप ही कम होने लगती है, तब ये लोग दूसरे प्लॉट पे मूव कर जाते हैं। तब वो दूसरे जगह पे जाके सेम जो सिस्टम है वो अपनाते हैं। फिर दूसरे पीस ऑफ लैंड के जो पेड़ हैं उन्हें काटेंगे, फिर उन्हें जलाएंगे, फिर से वहां पे खेती करेंगे। तो इस तरीके से वो शिफ्ट करते रहते हैं, इसीलिए इसका नाम है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। क्योंकि एक जगह पे उन्होंने ये सेम काम किया, पेड़ काटे और खेती की, जब वहां की जो सॉइल है वो उपजाऊ कम हो गई, वो फर्टाइल, लेस फर्टाइल हो गई, उसके बाद वो दूसरे लैंड पे मूव कर जाते हैं। फिर से जब उसकी भी जो फर्टिलिटी है कम हो जाएगी, तो वो दूसरे पीस ऑफ लैंड पे मूव कर जाएंगे। अब क्योंकि इस फार्मिंग में क्या किया जाता है, जो खेत हैं उन्हें, मतलब जो फॉरेस्ट हैं उन्हें काट काट कर वहां पे खेती की जाती है, तो जाहिर सी बात है ये उन जगहों पे ज्यादातर देखने मिलेगी, ये वाली कल्टीवेशन, जहाँ पे फॉरेस्ट जो है ज्यादा देखने मिलते हैं। तो कौन कौन से एरियाज हैं, फॉरेस्टेड एरियाज ऑफ अमेजन बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका, पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो ये कुछ एरियाज हैं जहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस होती है। दीज आर दी एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल। ये ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा होती है, जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी लगभग रोज वहां पे बारिश होती है। तो जहाँ पे नॉर्मली ज्यादा बारिश होती है वहां पे पेड़ पौधे भी जल्दी उगते हैं, वहां पे जंगल जो है, हरियाली आपको ज्यादातर देखने मिलेगी। तो इन इलाकों में हैवी रेनफॉल होता है और क्विक रीजनरेशन ऑफ वेजिटेशन होता है। क्योंकि हैवी रेनफॉल होता है इसीलिए क्विक रीजनरेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं वो जल्दी से उग जाते हैं। यहाँ पे जो आपको ग्रीनरी है वो बहुत ज्यादा देखने मिलेगी। A plot of land is cleared by felling the trees and burning them। तो ये मैंने आपको बता दिया कि इसमें क्या किया जाता है, एक प्लॉट ऑफ लैंड होता है जिसमें पेड़ उगे होते हैं, उनको काट के और उनको जला दिया जाता है। ठीक है, फिर जो सॉइल है वो उसमें अपने आप जो ऐश है वो मिक्स हो जाती है। और कौन कौन सी इसमें नॉर्मली क्रॉप्स उगाई जाती हैं, वो है मेज, याम, पोटैटोज एंड कसावा। तो ये कुछ कॉमन क्रॉप्स हैं जो कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन में उगाई जाती हैं। और जब सॉइल जो है अपनी फर्टिलिटी लूज कर देती है, उसके बाद उस जमीन को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है और दूसरे प्लॉट में मूव कर दिया जाता है। अब जब ये लोग दूसरे प्लॉट में मूव कर जाएंगे, तो इतने में ये जो फर्स्ट वाला प्लॉट था जिसमें पहले वो खेती किया करते थे, वहां पे अपने आप ही नए पेड़ पौधे उगाएंगे। और शिफ्टिंग कल्टीवेशन को दूसरे नाम से भी बुलाया जाता है, जिसे स्लैश एंड बर्न कहते हैं। राइट, अब अलग अलग जगहों पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन को अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इसे जूमिंग कहते हैं, मैक्सिको में इसे मिल्पा, ब्राजील में रोका कहा जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन को, और मलेशिया में लेडाइंग इसको कहा जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नोमैडिक हर्डिंग। तो नोमैडिक हर्डिंग जो है ऐसे इलाकों में की जाती है जो थोड़े एरिड है, मतलब सूखे इलाके, बंजर जैसे, जहाँ पे हरियाली इतनी ज्यादा नहीं है, जहाँ पे खेती इतनी ज्यादा नहीं हो सकती, तो ऐसे इलाकों में नॉर्मली नोमैडिक हर्डिंग की जाती है। तो सेमी एरिड एंड एरिड रीजन्स ऑफ सहारा। तो एरिड का मतलब यही है जहाँ पे सूखा हो, एकदम हरा भरा इतना ना हो, बंजर हो। सेमी एरिड एंड एरिड रीजन्स ऑफ सहारा, सेंट्रल एशिया एंड सम पार्ट्स ऑफ इंडिया लाइक राजस्थान एंड जम्मू एंड कश्मीर। तो देखो राजस्थान में भी ज्यादातर सूखा इलाका है, वहां पे भी रेगिस्तान है, ठीक है। और जम्मू एंड कश्मीर में भी काफी सारे ऐसे इलाके हैं जो एरिड रीजन्स हैं, ठीक है। तो इनमें नोमैडिक हर्डिंग की जाती है। अब नोमैडिक हर्डिंग क्या होती है? इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग हर्ड्समैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विद देयर एनिमल्स फॉर फॉडर एंड वाटर अलोंग डिफाइंड रूट्स। इसमें क्या होता है, हर्ड्समैन मतलब कि जैसे जो जत्था होता है जानवरों के साथ, वो अपने मूव करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस। वो साल में प्लेस टू प्लेस मूव करते रहते हैं, और सीजन टू सीजन उनके ना जो रूट्स होते हैं वो फिक्स्ड रहते हैं। पहले वो जैसे गर्मियों में इस प्लेस में रुकेंगे, फिर सर्दियां आने लगेंगी तो इस प्लेस में मूव कर जाएंगे, फिर दूसरे मौसम में यहाँ पे मूव कर जाएंगे। तो वो फिक्स्ड एरियाज में ही उनका एक डिफाइंड रूट होता है जिसमें वो टाइम टू टाइम मूव करते रहते हैं। और मूव क्यों करते हैं वो? क्योंकि एक जगह पे उन्हें कोई खाना पीना जो है वो नहीं मिलता, तो वो फॉडर एंड वाटर की तलाश में, फॉडर मतलब कि उनके जानवरों के लिए जो खाना है उसके लिए, अपने खाने पीने के लिए, वाटर के लिए, इसकी तलाश में वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो मूव करते हैं। तो जैसे उनको पता है कि भाई गर्मियों में यहाँ पे घास फूस अच्छी मिलती है, फिर सर्दियों में यहाँ पे नहीं मिलती, सर्दियों में दूसरी जगह पे अच्छी मिलती है, फिर सर्दियों में जब ये वाला इलाके में दूसरा मौसम आ जाएगा और यहाँ पे फॉडर नहीं मिलेगा, तो वो दूसरे जगह पे मूव कर जाएंगे जहाँ पे उस मौसम में खाना पानी मिले।
तो इस तरीके से वो टाइम टू टाइम जगहें जो है वो बदलते रहते हैं फॉडर एंड वाटर के लिए। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट अराइजेज इन रिस्पॉन्स टू क्लाइमेटिक कंस्ट्रेंट्स एंड टेरेन। तो जैसा मैंने बताया कि ये जो मूवमेंट है वो क्यों हो रही है, क्यों वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव कर रहे हैं, क्योंकि क्लाइमेट एक तरीके के मौसम में खाना नहीं मिल पाता, ठीक है। तो टाइम टू टाइम अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से खाना जो है वो मिलता है। और जो टेरेन होती हैं, कहीं पे ऊंचाई है, कहीं पे नीचाई है, कहीं पे सर्दी ज्यादा हो गई, कहीं पे गर्मी ज्यादा हो गई, तो इस तरीके से क्लाइमेटिक एंड टेरेन जो कंडीशंस हैं उनके वजह से ये लोग मूव करते हैं। तो नॉर्मली किस तरीके के जानवर ये लोग पालते हैं? शीप, कैमल, याक एंड गोट्स। तो ये कुछ कॉमनली रेयर्ड एनिमल्स हैं जिन्हें कि नोमैडिक पीपल जो है वो हर्ड करते हैं और उनके साथ वो अपने सभी जानवरों के साथ वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव करते हैं। अभी इन जानवरों से क्यों पाल रहे हैं, क्यों इतने ज्यादा दूर दूर वो इतने सारे जानवरों के साथ मूव करते हैं? इन लोगों को भी तो कुछ मिलता होगा इन जानवरों से। तो इन्हें मिल्क, मीट, वूल, हाइड्स मतलब क्या होता है? इनकी स्किन, ठीक है, एंड अदर प्रोडक्ट्स टू हर्डर्स एंड देयर फैमिलीज। तो ये जो हर्डर्स हैं जो इन जानवरों को पाल रहे हैं, इनको मिल्क मिलता है, मीट मिलती है, वुल ऊन जो होती है वो मिलती है, हाइड्स मतलब इन जानवरों की स्किन जो है लेदर के लिए मिलती है। तो इस तरीके से, इसलिए क्योंकि इन्हें काफी सारी चीजें इन जानवरों से मिलती हैं, इसी कारण से ये इन जानवरों का पालन जो है करते हैं। और पिक्चर में यहाँ पे नोमैडिक हर्डर्स दिखाए हैं जो कि अपने कैमल्स के साथ मूव कर रहे हैं।